हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल को। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल दुनिया का सबसे बड़ा एक नेचर कंजर्वेशन पार्टनरशिप है और 120 बर्ड लाइफ पार्टनर जो हैं वर्ल्ड वाइड ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बर्ड लाइफ पार्टनर्स क्या हैं, मतलब ऑब्वियस ही बात है, हर एक कंट्री के अंदर विद रिस्पेक्ट टू बर्ड्स एक बायोडाइवर्सिटी तो होती है ना। तो ऐसे बर्ड्स को या फिर एवियन स्पीशीज़ को प्रोटेक्शन देना ये इसका मकसद है, ठीक है। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है इसका मकसद क्या है, टू कंजर्व बर्ड्स, उनके नेचुरल हैबिटेट्स को बचा कर रखना और दुनिया में जितनी भी चिड़िया या फिर एवियन स्पीशीज़ है, उड़ने वाले जो पक्षी हैं और उनको प्रोटेक्शन देना, ठीक है, और लोगों के साथ काम करना, लोगों को इन्वॉल्व करना टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी इन द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है इट इज़ द ऑफिशियल रेड लिस्ट अथॉरिटी फॉर बर्ड्स फॉर द IUCN। तो यानी कि IUCN के अंदर जो भी बर्ड्स का जिक्र होता है अलग अलग प्रकार का, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन अपना कौन देता है, वो डेटा कौन देता है IUCN को ऑफिशियल तरीके से, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये वाली लाइन याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द ऑफिशियल रेड लिस्ट अथॉरिटी फॉर बर्ड्स। मतलब चिड़ियों के बारे में जब भी कोई कंपाइलेशन वर्क करता है अगर निर्वैर, जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न, एक्सटेंट इन द वाइल्ड, एक्सटेंट, तो ये वाला डेटा कौन कंपाइल करके देता है IUCN को, कौन हेल्प करता है इसकी, कल कोई अगर क्वेश्चन है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। तो इट आइडेंटिफाइज द साइट्स नोन और रेफर टू एज इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं ना कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की, रामसर साइट्स होती हैं, जैसे नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, ऐसी विद रिस्पेक्ट टू बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कुछ एरियाज़ को डिफाइन करता है दुनिया में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रीजन्स को, जिसको वो एक नाम देता है IBBA, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, इसको IBBA भी कहते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो जो UPSC ने पूछा था, विथ रेफरेंस टू बर्ड लाइफ इंटरनेशनल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है। जो कंसेप्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का वो इसी ऑर्गेनाइजेशन से ओरिजिनेट हुआ है। इट आइडेंटिफाइज द साइट्स नोन और रेफर टू एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज। 3 तो आपको पता है, ठीक है। 1 में कोई डाउट? वन में कोई डाउट नहीं, तो 1 और 3 तो होने ही चाहिए, तो हम इसको हटा देते हैं, जहाँ पर 1 और 3 हो साथ में वही ठीक हो सकते हैं। अब वो दोनों तो यही हैं। अब हमें बात करनी सिर्फ 2 की। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का कंसेप्ट बर्ड लाइफ इंटरनेशनल से ऑरिजिनेट हुआ है, कुछ लेना देना है इसका इससे। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अंदर तो सारे स्पीशीज़ की बात होती है ना जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, है ना। जैसे हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के कंसेप्ट में एक होप हॉटस्पॉट्स के बारे में भी सुना था, है ना। तो आंसर क्या है इसका? 2 को आप जानते ही हो कि ये हो नहीं सकता, तो अगर आप सिर्फ इतना भी जानते थे तो ये एलिमिनेट हो जाता, ये एलिमिनेट हो जाता, और फिर आपको पता होना चाहिए था 3, बस 3 इंपॉर्टेंट है जो कि पता होना चाहिए था। 1 तो एक जनरल सी चीज़ है। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल हैज़ नथिंग टू डू विद द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आंसर 1 एंड 3। फिर बात करते हैं टाइगर कंजर्वेशन के बारे में। 1990 से ही जो ग्लोबल पॉपुलेशन थी टाइगर की वो गिर गई फ्रॉम अराउंड 1 लाख टू लेस देन 4000 स्पीशीज़, ठीक है। 4000 सॉरी पॉपुलेशन, नॉट स्पीशीज़। जो इंडियन टाइगर जो थे वो ऑल टाइम लो पे चले गए थे। 2006 में 1411 से उनकी संख्या रह गई थी। 2006 में जो टाइगर सेंसस जो हुआ उसने बोला कि सारे के सारे जो टाइगर्स हैं राजस्थान की सरिस्का रिजर्व में वो डिसअपियर हो चुके हैं। तो अब 2006 के बाद हमारे देश में सरकार ने बड़ा सारा प्रयास करा कि टाइगर के लिए कुछ कंजर्वेशन एफर्ट जो हैं वो लॉन्च करे जाए, बाय रिड्यूसिंग द पोचिंग, देयर हंटिंग, या उनकी स्किन के लिए मतलब जैसे भी करके उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करा जाता है, या फिर
उनको मारा जाता है, उनकी तस्करी होती है, उनका ट्रेड होता है, उनकी टाइगर की खाल के लिए उनको शिकारी शिकार करते हैं उनका। तो कोई भी ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना और उन फैक्टर्स को एलिमिनेट करना जिसकी वजह से जो एकदम से टाइगर पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गई है। अब क्या है श्रेया, ये वाली चीज़ यहाँ पर तो इसने एक शुरुआत मतलब एक टाइगर कंजर्वेशन का आर्टिकल दे रहा है, लेकिन इसके बारे में A to Z सब कुछ डिटेल में हमने अप्रैल की मैगजीन के अंदर पढ़ा था, विजन IAS में, है ना, करंट अफेयर में। तो हम वो वहाँ से पूरा जानते हैं, सारे नंबर्स भी हमारे पास हैं, लेटेस्ट आंकड़े, लेटेस्ट ट्रेंड सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। तो थ्रेट्स फेस बाय टाइगर पॉपुलेशन, एक तो हैबिटेट प्रेशर, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। क्यों? बड़े सारे जंगल जहाँ पर टाइगर्स मिलते हैं उनको काट काट के वहाँ पर हाईवेज बनाना, सड़कें बनाना। अच्छा, मुझे इसका कोई एक आप सॉल्यूशन दे सकते हो कि अगर जंगलों को काट के वहाँ से हाईवे निकाला गया है तो अगर टाइगर की पॉपुलेशन को फिर भी बचा कर रखना है, या फिर वो हाईवेज़ को क्रॉस ना करें ताकि उनकी डेथ ना हो जाए चलती गाड़ी से, या फिर वो शहरों के अंदर एंटर मतलब ना करें हाईवेज़ को क्रॉस करके, तो उसके लिए क्या बनाया जा सकता है एक तरीके से? इको ब्रिजेस, ठीक है, इको ब्रिजेस, वेरी गुड, कनेक्ट हो रहा है ना। देखो चीज़ें अपने आप ही खुद बोला ना आपने, और ये पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर के अंदर, इससे जस्ट जो पहला वाला चैप्टर था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थ्रेट हैं। इट इज़ कॉज ड्यू टू लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट सच एज डैम्स, इंडस्ट्री, माइनिंग, रेलवे लाइन्स। अभी जैसे गौरव आप मुझे बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर लेपर्ड आ गया और वो लोगों को मार भी चुका है ना, और काफ़ी ज़्यादा आतंक मचा रहा है। तो आप बोल रहे थे ना क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको सिंपल सा एक सॉल्यूशन दिया, ठीक है। अब गौरव ने मुझसे ये पूछा था श्रेया कि क्या सारे लोगों को मिलकर उसको मार देना चाहिए क्या, क्योंकि वो काफ़ी लोग दहशत में हैं और वो लोग 2-4 लोगों को मार भी चुका है जान से, तो लेकिन ये काफ़ी अनएथिकल होगा, तो क्या प्रयास करने चाहिए। तो मुझे ज़रा कोई सॉल्यूशन दो। इसमें अगर आप होते तो आप क्या करते, मतलब अगर आपके वहाँ पर कोई लेपर्ड आ गया और वो ऐसा मतलब आतंक मचा के रखा हुआ है अगर उसने, श्रेया क्या सॉल्यूशन होता, मतलब क्या मार देना चाहिए उसको, क्या करना चाहिए? बिल्कुल सजेशन नहीं ना, सिंपल सी बात मैंने गौरव को यही बोली, सिंपल सी बात, 100 नंबर कॉल करो, पुलिस वालों को कॉल करो, वो अपने आप ही जो टीम होती है, रिक्वायर्ड टीम जो होती है, देखो अलग अलग एरिया में अलग अलग डिपार्टमेंट वर्क करता है। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है सिंपल सा पुलिस को कॉल करो। इवन आपको पता है घर में जब सांप आ जाता है ना, कोबरा वगैरह, एनाकोंडा आ गया, कहीं से कुछ भी आ गया, ठीक है, उसके लिए भी आप पुलिस को कॉल कर सकते हो। मारना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, है ना। अब वो अपनी टीम को लेकर आएंगे और ऑब्वियस ही बात है आप उनको ये बोल दो कि देखो सर इनको बचाओ, मतलब आप रेस्क्यू टीम लेकर आओ या जो भी है, वरना ये लोगों को अगर जैसे वो मारता रहेगा तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट इससे बढ़ सकता है एक तरीके से। यही तो घटनाएं होती है ग्राउंड लेवल पे, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट किया कि नहीं श्रेया, अलग से थोड़ी ना पैदा होती हैं। लोग जब ज़्यादा उत्तेजित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, तो बस वही है, आपको पता है कि या तो वो कुएं में गिर जाते हैं, बहुत बार लेपर्ड टाइगर वगैरह होता है ना, इसमें ऐसे केसेस आते हैं, फिर लोग उनको पत्थर मार मार के वहीं वो मार डालते हैं। अब वो फिर रेस्क्यू टीम वालों के लिए एक सरदर्दी बन जाता है ना कि यार वो नहीं चाहते कि वो टाइगर वगैरह या लेपर्ड वगैरह मारे जाएं, एक एक इम्पॉर्टेंट है। अब वो भी जो लोगों को मार रहा है या काट रहा है वो अपने आप में डरा होता है, बात ये भी होती है, ठीक है। जैसे चंडीगढ़ वगैरह में, अमृतसर में, लुधियाना में, पंजाब रीजन में बहुत सारे लेपर्ड्स वगैरह एकदम से घुसे चले आते हैं, जबकि चंडीगढ़ ऑलरेडी एक वेल इस्टेब्लिश सोसाइटी है। लेकिन आपने फिर भी देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे या कहीं पे, जैसे लोगों के CCTV कैमरास की जो फुटेज होती है ना, बाहर उनके डॉगी बंद रखा होता है और रातों रात मतलब वो डॉगी को जान से मार के एक लेपर्ड मतलब वो घुसा और वो मार के चला गया। तो वो शहरों में, पंजाब में, इधर उधर के इलाकों में, मध्य प्रदेश में कभी कभार ये क्यों आ जाते हैं शहरों तक? बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। दूसरा, इन्वेसिव स्पीशीज़, ठीक है, दे डिस्ट्रॉय द लोकल प्रोड्यूसर्स। इसकी वजह से क्या होता है, फूड चेन के ऊपर एक ऐसा कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर एक भी एलिमेंट बीच में से बर्बाद हो रहा है तो वो पूरी की पूरी फूड चेन बर्बाद हो जाती है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है इट डिस्ट्रॉयज द लोकल प्रोड्यूसर। लोकल प्रोड्यूसर मतलब क्या, सबसे पहले फूड चेन की शुरुआत किससे होती है? प्रोड्यूसर होता कौन है, किसको हम लोग कहते हैं? एनिमल्स को कहते हैं क्या? प्लांट्स को। एनिमल्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं? नहीं। तो अगर वो जो ग्रास वहाँ पर मिलती है, आसान आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वैसे तो पता ही है आपको सब कुछ इसके बारे में। एक घास या ग्रास कहीं पर मिल रही है जिसके ऊपर ग्रास हॉपर फीड करेगा या कोई भी है, जहाँ से फूड चेन की शुरुआत होगी एक तरीके से।
अब इस ग्रास को अटैक करती है कोई एक इन्वेसिव स्पीशी। अब जो इस जंगल के अंदर जो लोकल जो एनिमल जो पॉपुलेशन है जो कि सबसे पहले इस ग्रास को कंज्यूम करना स्टार्ट करेगी वो स्पीशी, अब वो इन्वेसिव एलियन स्पीशी को खाने के लिए रेडी नहीं है एज अ न्यू ग्रास। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है जब शुरुआत ही अच्छे से नहीं हो पाई है उस फूड चेन की, तो आपको क्या लगता है वो फूड चेन क्या मतलब आगे कैरी होगी या फिर उसके अंदर सारे जो जो एनिमल स्पीशीज जो पॉपुलेशन है वो सर्वाइव कर सकेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो टाइगर्स आर द वर्स्ट हिट एज दे आर एट द एंड ऑफ द फूड चेन। ये क्या होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं टाइगर्स को फूड चेन के अंदर? टॉप, वेरी गुड, टॉप प्रेडेटर्स, या फिर इसकी जगह जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है? एपेक्स प्रेडेटर्स। ठीक है, टाइगर जो है दे रिप्रेजेंट एन अम्ब्रेला स्पीशीज जो कि इंडिकेट करते हैं इकोसिस्टम की हेल्थ। कुछ चैप्टर पहले अभी हमने पढ़ा था ना ये सारी की सारी इंडिकेटर स्पीशीज, अम्ब्रेला स्पीशीज वगैरह। ठीक है, इसलिए वो आपको ये बोल रहा है, अब तक तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। पोचिंग एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल, जो अच्छा पोचिंग में किसके लिए एनिमल को मारा जाता है या उसका इलीगल ट्रेड करा जाता है? क्या पर्पस क्या होता है पोचिंग में, मकसद क्या होता है? मतलब हाँ, कोई स्किन हो सकती है उसकी, हाथी के कंटेक्स्ट में उसका आइवरी, उसका हाथी दांत हो सकता है ना, तो ये सारी चीज़ें मतलब कुछ ना कुछ उसे मिल रहा हो। पेंगोलिन के कंटेक्स्ट में उसका स्केल हो सकता है, राइट। तो पोचिंग और वाइल्ड लाइफ क्राइम जो है ये एक मेजर कंसर्न है और पोचिंग का एक सिग्निफिकेंट इशू है। जो टाइगर्स हैं इनको मारा जाता है इनके बॉडी पार्ट्स के लिए एंड दे कैन बी यूज फॉर, ऐसा माना जाता है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। मतलब हर चीज़ से मतलब श्रेया चाइना वालों को दवाइयाँ ही बनानी है मतलब एनिमल से हैं। उसके बाद डिमांड एलिमिनेशन, हाँ तभी तो कोविड आता है, सही बात है। अरे ये लोग पता है चाइना में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, स्पेशली चाइना में तो बहुत ही ज़्यादा पूरा का पूरा मार्केट ऐसा लगता है, और उसमें आपने शायद से डिस्कवरी वगैरह पे इंटरनेट पे देखा हो, ऐसा कोई जानवर कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच कुछ नहीं होता जो ये लोग खाते ना हो, उसकी पूरी मार्केट होती है इनकी। हाँ इंडिया में क्या है, हाँ नॉर्थ ईस्ट एशिया में है। चाइना में तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि शहरों में पूरे बीचों बीच में मार्केट लगती है जिसमें क्रोकोडाइल का सर रखा हुआ है, मतलब कॉकरोच वॉकरोच ये सब कुछ मतलब, और उसको ऐसे रखा हुआ है बिल्कुल सीके लगा लगा के जैसे वो चिकन टिक्का हो और पता नहीं पनीर टिक्का हो क्या हो। तो डिमांड एलिमिनेशन, एलिमिनेटिंग डिमांड फॉर टाइगर प्रोडक्ट्स इट रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट हर्डल। ठीक है, एंड यहाँ पर ये वाला पॉइंट ठीक नहीं है बिकॉज हम लोग तो यहाँ पर ये जो है वो थ्रेट को जो है वो बता रहे हैं कि थ्रेट्स फेस्ड बाय टाइगर पॉपुलेशन। अब वो ये कह रहा है कि टाइगर प्रोडक्ट्स के लिए, टाइगर प्रोडक्ट्स से मतलब बेसिकली क्या होता है, सबसे ज़्यादा शौकिया तौर पर टाइगर्स के साथ क्या एसोसिएटेड है उसका, वेरी गुड, टाइगर स्किन। ठीक है, बहुत महंगी होती है ना, हद से ज़्यादा महंगी होती है। और पुराने ज़माने के राजा महाराजा उसको किसका सिंबल मानते थे? अपने ग्रैंड्योर का, वेरी गुड, अपनी एक प्राइड फीलिंग का, अपने प्राउड का, घमंड का, गुरूर का, कि हमने देखो हंटिंग कर रखी है। और याद है मैंने आपको बताया भी था, क्लास 12 अपनी याद करो श्रेया, द टाइगर किंग, तो वो 100 टाइगर को ऐसे ही मारता है ना। और वहाँ पर पूरी की पूरी जो कहानी चलती है वो इसी से रिलेटेड चलती है कि टाइगर को हंट करना एक बहुत ही ज़्यादा एक प्राउड फीलिंग मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद रीबिल्डिंग टाइगर पॉपुलेशन, इट रिमेन्स अ टफ टास्क एंड कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया, नेपाल और रशिया, जो उनके देशों में जो टाइगर की जो संख्या जो कम हो रही है उसको दोबारा रिकवर करने में उन कंट्रीज़ की जान निकल रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की। जो ये कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस होता है ये एनिमल्स के लिए और एनिमल स्पीशीज़ पॉपुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फैटल होता है। तो इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू वाइल्ड लाइफ फ्रॉम कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस इन्फेक्टेड डॉग्स जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के आसपास रह रहे हों। सबसे पहले डॉगीज़ में होता है, उसके बाद ये वाइल्ड लाइफ में इधर उधर फैल सकता है। तो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस एक कंटेजियस यानी कि मतलब
ये आराम से ये फैल सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है और एक सीरियस डिसीज़ है डैट इज़ कॉज बाय वायरस। अब देखो यहाँ पर अगर वायरस है तो आप जानते हो कि वायरस का खात्मा करना इतना आसान होता नहीं है। इनफैक्ट उसको डोरमेंट स्टेज में पहुँचाया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से खात्मा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है, जो कि अटैक करता है रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड नर्वस सिस्टम को, पपीज़ एंड डॉग्स के। 2018 में 20 से ज़्यादा जो शेर थे गिर फॉरेस्ट में, गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है? गुजरात। 20 से ज़्यादा शेरों की मौत हो गई थी इस वायरल इन्फेक्शन के चलते, ठीक है। वल्चर्स में भी एक डिसीज़ लग जाता है, हो गया था, जिसकी वजह से हमारे देश में वल्चर्स भी मर रही थी। वो क्या था बताओ? नहीं, गौरव ने एक बार ही नाम भी लिया था उनका, बताओ जल्दी। गौरव, किस वजह से वल्चर्स मर रही थी हमारे देश में? डाइक्लोफिनेक दवाई की वजह से मर रही थी एक्चुअली वो, है ना। और वो दवाई क्यों दी जाती थी? हाँ, और नहीं, वो तो उनको, हाँ, वो कैटल को फीड करते करते वो उनको मिल जाती थी, लेकिन वैसे भी वल्चर्स को क्यों दी जाती थी, क्या समझा जाता था? जॉइंट पेन के लिए, ठीक है। जैसे हमारे इंसानों में हम लोग क्या खाते हैं पेन के टाइम पर, ये अगर हड्डी में दर्द हो रहा हो, कुछ भी हो, शरीर टूट रहा हो, पेन किलर, ऐसी वो उनके लिए पेन किलर थी, लेकिन वो रिएक्ट कर गई थी और बहुत सारी वल्चर्स की डेथ हो गई थी, है ना। याद होगा आपको 2017, 18, 19 में हज़ारों की संख्या में वल्चर्स हमारे देश में मरी थी। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। किसी भी डिसीज़ को मैनेज करना एक वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मेन मकसद ये होता है, इट शुड बी टू वैक्सीनेट द फ्री रेंजिंग एंड डोमेस्टिक डॉग्स इन द एरिया अराउंड नेशनल पार्क। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कुछ गाइडलाइंस भी प्रिपेयर करी हैं कि कैसे इन सारे डिसीज़ को ऐसे टाइगर रिजर्व वाले एरियाज़ के अंदर ना पनपने दिया जाए, ठीक है, और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स में भी वो ना हो, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन बट अदर स्पीशीज़ टू। तो भारत की सरकार ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं टाइगर कंजर्वेशन के कंटेक्स्ट में? कुछ लिए हैं लीगल मेजर्स। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में संशोधन करा गया, अमेंडमेंट करा गया, ठीक है। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2006 जो आगे चलकर जो बना, उसके अंदर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और टाइगर एंड अदर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए क्राइम कंट्रोल ब्यूरो या फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो उसको देखता है, उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और एक सेपरेट बॉडी बनी है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। उसके बाद अगर कोई भी टाइगर रिजर्व में या उसके कोर एरिया के आसपास कोई भी ऑफेंस करता हुआ पाया गया तो पनिशमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसको इनहेंस करा गया। ये हो गया एक लीगल मेजर। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर सरकार ने क्या करा? एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ को स्ट्रेंथन करना, इंक्लूडिंग स्पेशल स्ट्रैटेजी फॉर मॉनसून पेट्रोलिंग। मॉनसून पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? बारिश के दिनों में क्या दिक्कत होती है? देखो, आसपास के रहने वाले लोगों को पता है क्या लगता है कि बारिश के दिनों में फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह इतना घूमेंगे नहीं, है ना। तो उस टाइम पर जो टाइगर्स वगैरह भी होते हैं, पता है क्या करते हैं, उनका एक नेचर होता है, एक हैबिट होती है। जैसे आप किसी को भी इमेजिन कर लो, इस पृथ्वी पे किसी को भी इमेजिन कर लो, बारिश के टाइम पर या बारिश के दिनों में लोग या कोई भी जानवर वगैरह वो एक जगह जाकर सीमित हो जाता है। हम भी जैसे अगर कहीं भीग रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो थोड़े टाइम के लिए किसी टीन के नीचे, किसी शेड के नीचे, किसी पेड़ के आसपास जाकर खड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, है ना। तो अब जब लोकल ऐसे लोगों को जो नोटोरियस एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज हैं, वो मारने के मकसद से हुए हैं, तो उनको पता लग जाता है कि टाइगर्स को हमें मारना है और वो इस एरियाज़ के अंदर वो मिल जाएंगे। और टाइगर्स वगैरह अपनी पूरी फैमिली को लेकर 8-10 टाइगर हैं और उनके कब्ज़ हैं, हम उनको वहीं पर मतलब वो मार सकते हैं। तो इस टाइम पर मतलब बेसिकली क्या है कि पोचिंग काफ़ी बढ़ जाती है, मतलब किलिंग बढ़ जाती है कुल मिलाकर, उसकी वजह से मतलब, और मकसद तो देखो पोचिंग होता है, उनसे कोई उनको मारना उनकी स्किन के लिए या किसी एक ऑर्गन के लिए। तो ये मॉनसून पेट्रोलिंग को भी स्ट्रेंथन करा गया एंड एक स्टेट लेवल पर स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्टेट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन जो है उसको इस्टेब्लिश करा गया। उसके बाद स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है
ये क्रिएट करी गई, जो कि एक प्रकार की टाइगर कंजर्वेशन के लिए एक प्रोजेक्ट, एक पुलिस फोर्स है। बजट 2008 में इसकी अनाउंसमेंट करी गई थी। ये आप यूज़ कर सकते हो मीन्स के आंसर राइटिंग में, और इसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये कोई करंट अफेयर नहीं है, ये अब एक स्टैटिक चीज़ है। फिर फाइनेंशियल मेजर्स क्या लिए गए, फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प दी गई स्टेट्स को, ठीक है, अंडर वेरियस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, डैट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। इसी के चलते आगे चलकर अब ये फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प कैसे बढ़ाई गई है, टेक्निकल हेल्प कैसे, मॉनिटरिंग कैसे करी जाती है टाइगर रिजर्व्स की आजकल विद द यूज़ ऑफ ड्रोन्स, ठीक है, ड्रोन सर्विलियंस के थ्रू। अब एक 3 pronged स्ट्रेटजी है टू मैनेज ह्यूमन और टाइगर नेगेटिव इंटरेक्शन, या फिर जैसे जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को टालना। इस केस में बात हो रही है टाइगर और मैन कन्फ्लिक्ट को टालना। तो इट इज़ डन थ्रू मटेरियल एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट, फंडिंग सपोर्ट जो है वो देना प्रोजेक्ट टाइगर को थ्रू ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और उस फंडिंग को बढ़ाना। रिस्ट्रिक्टिंग हैबिटेट इंटरवेंशन, एक टाइगर रिजर्व के अंदर ये देखना कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। याद है हमने करंट अफेयर के केस में भी श्रेय पढ़ा था कि देखो उसको बैलेंस करके रखना ज़रूरी होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा मत बढ़ाओ, क्योंकि अगर कहीं पर अगर जैसे हम लोग वो नहीं बोलते वन रॉटन मैंगो स्पॉइल्स दी होल बास्केट, तो बेटर ये है कि उसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके रख लो, थोड़ा टाइगर जो है इधर उधर जो टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें वो बना लो, और वो जो टाइगर रिजर्व्स हैं उसकी भी उसको अगर ज़रूरत है तो और ज़्यादा डिक्लेरेशन कर करके इधर उधर एरियाज़ में टाइगर रिजर्व्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन टाइगर कॉन्सेंट्रेशन जो है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एक जगह पर बड़े सारे टाइगर्स मत रखो, क्योंकि अभी जैसे इसी को देख लो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस को, CDV को, अगर ये फैला है और मान लो कि किसी एक टाइगर रिजर्व के अंदर पूरे देश के 80% टाइगर रह रहे हैं, तो वो तो फिर गए सारे के सारे, ठीक है। तो हैबिटेट इंटरवेंशंस आर रिस्ट्रिक्टेड, और हैबिटेट इंटरवेंशंस आर केप्ट लिमिटेड टू मिनिमाइज मैन और एनिमल कन्फ्लिक्ट, और वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए आपने बेस्ट स्ट्रैटेजी प्रीवियस चैप्टर में देखी थी, कोर एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए उनको, और वहाँ पर फिर किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन इंटरवेंशन को अलाउ ही नहीं करा जाए। फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसने SOP इशू करा है टू डील विद द मैन और एनिमल कन्फ्लिक्ट, मतलब कैसे जो आसपास बॉर्डर रीजन्स में जो इंसान रह रहे हैं, उनकी जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं, वो कैसे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करें, और टाइगर्स को वो मारे ना। जब भी कोई ऐसी बात है कि अगर टाइगर्स वगैरह या फिर जो लेपर्ड्स हैं, बात सिर्फ टाइगर्स, ठीक है टाइगर की बात होती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात होती है वो सिर्फ टाइगर तक सीमित नहीं रहती है, टाइगर्स एंड एसोसिएटेड स्पीशीज़ जो होती है, फिर टाइटल ये बन जाता है उसका। फिर अगर वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की वजह से या फिर मैन टाइगर कन्फ्लिक्ट की वजह से अगर वो शहरों तक जा रहे हैं, तो इसके लिए लोगों के अंदर जागरूकता जगानी चाहिए। और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब बेसिकली क्या है कि जो लोग हैं उनको स्ट्रिक्टली ये समझा दिया जाए कि देखो आप ठीक है जंगल के रिसोर्सेज को एक्सेप्ट कर सकते हो, सब कुछ यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोर एरिया के अंदर मत जाओ। और इसके लिए जो पेट्रोलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी बढ़ाया जाता है। ओके, पेट्रोलिंग समझते हो ना, निगरानी रखना। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन की। इंडिया जो है उसकी एक बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रखा है, इंडिया और नेपाल ने, ऑन कंट्रोलिंग ट्रांस बाउंड्री इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। इंडिया ने बड़े सारे प्रोटोकॉल साइन कर रखे हैं बांग्लादेश और चाइना के साथ ऑन टाइगर कंजर्वेशन। एक सब ग्रुप भी बनाया गया था रशिया के साथ ऑन टाइगर और लेपर्ड कंजर्वेशन। उसके बाद ग्लोबल टाइगर फोरम ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज, इसको क्रिएट करा गया था ताकि जो भी इंटरनेशनल इशूज़ हैं उनको एड्रेस करा जा सके विद रिस्पेक्ट टू टाइगर कंजर्वेशन। इंडिया जो है उसने साइट्स का सिग्नेटरी तो है ही, साइट्स को ज्वाइन कर रखा है। तो साइट्स की एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी जिसमें ये बोला गया था, एक डिसीजन आया था कि टाइगर्स शुड नॉट बी ब्रेड फॉर ट्रेड इन देयर पार्ट्स एंड डेरिवेटिव्स, यानी कि टाइगर्स कुछ एक कमोडिटी नहीं है, व्यापार करने की कोई वस्तु नहीं है कि उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा रहा है इस वजह से ताकि उनकी तस्करी हो सके। तो देयर आर 8 सब स्पीशीज़ ऑफ टाइगर, अमंग्स द 8 एट प्रेजेंट 5 सब स्पीशीज़ जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द वाइल्ड। अब ये कौन कौन सी हैं? दे आर बंगाल टाइगर, साउथ चाइना टाइगर, इंडो चाइनीज़ टाइगर, सुमात्रन टाइगर और साइबेरियन टाइगर। जो 3 सब स्पीशीज़ हैं टाइगर की वो है कैस्पियन टाइगर, बाली टाइगर एंड जावन टाइगर। ये लेकिन अब एक्सटिंक्ट हो चुके, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर,
जो इंडियन टाइगर पॉपुलेशन है 20वीं शताब्दी के एंड तक, ये जो थी इट वॉज एस्टिमेटेड एट अराउंड 20,000 to 40,000। ठीक है, पहली बार जो पूरे देश में जो कंट्री वाइड टाइगर सेंसस जो कंडक्ट करा गया वो करा गया 1972 में, जिसने ये पता लगाया कि एस्टिमेटेड टाइगर पॉपुलेशन जो है वो 1800 के आसपास है। और ये एक चेतावनी जो थी उसके लिए थी कि टाइगर पॉपुलेशन को अगर इस टाइम पर नहीं बचाया गया तो बड़े सारी जो इनकी जो स्पीशीज है या पॉपुलेशन है बड़े सारे एरिया से लुप्त हो जाएगी। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करा गया इन द जिम कॉर्बेट पार्क इन उत्तराखंड, और बड़े सारे टाइगर रिजर्व जो हैं उनको बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ कोर बफर स्ट्रेटजी। और कोर बफर स्ट्रेटजी में क्या होता है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। ये चीज़ तो अभी तक आपको पता ही है। हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है एंड स्ट्रिंजेंट या फिर स्ट्रिक्ट मेजर्स का यूज़ करा जाता है। ठीक है, भारत के पास 105 नेशनल पार्क्स हैं, 550 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जहाँ पर 52 जो है उनको डिक्लेयर करा गया इन सब में से टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व जो है दे आर गवर्न बाय प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंतर्गत मतलब ये मैनेज कर जाते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एम क्या है, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना कि वो एक्सीड ना हो जाए और उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना। अब नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना तो उसको मैं क्या बोलूँगा, इन सीटू कंजर्वेशन या फिर एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू। क्या टाइगर्स को कभी एक्स सीटू जो है वो भी मिलती है प्रोटेक्शन? क्या कैसे? जूलॉजिकल पार्क में होते हैं ना। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सेटअप अ टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एंड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर टू कॉम्बैट पोचर्स। और एक प्रोजेक्ट टाइगर फंड जो है वो इसके ऊपर भी वर्क करता है कि कैसे विलेजर्स की रिलोकेशन हो सके टू मिनिमाइज ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट। अब रिलोकेशन में समझते हो ना, ताकि विलेजर्स भी ना रूट है तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है लेकिन उनको समझाया जाता है देखो ज़रूरी है, हमने पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर के अंदर, उनको रीलोकेट करा जाता है। इसका मतलब क्या, अगर डिस्प्लेस कर भी दिया गया तो उनको उनकी रिहेबिलिटेशन होती है। ठीक है, अब कोर और बफर जोन्स क्या होते हैं टाइगर रिजर्व्स के अंदर? बड़े सारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं जो देश में बनाए गए हैं वो कोर बफर स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क करते हैं। इनका जो प्रोटेक्शन स्टेटस होता है इट इज़ सिमिलर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन ज़्यादा बड़ा क्या होता है, आपने क्या देखा था प्रीवियस चैप्टर के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ठीक है, बट दे आर मॉनिटर्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। तो कोर एरिया क्या होते हैं, जो कोर एरियाज होते हैं इनको राज्य की सरकार नोटिफाई करती है एक एक्सपर्ट कमेटी के साथ कंसल्टेशन करके, जो कि सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए बनी होती है कि किस राज्य में कौन से टाइगर रिजर्व के कितने एरिया को कोर एरिया डिक्लेयर करना चाहिए। कोर एरिया जो होती हैं क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो नहीं पाती है तो हमें उनका भी ख्याल रखना पड़ता है इसमें कि जो आसपास जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो रह रही है ऐसा भी ना हो कि वो अपने जो फॉरेस्ट अधिकार है उनसे वंचित रह जाए। ठीक है, हमें उनका भी ध्यान रखना है, स्पेशली ट्राइब्स का। बट सम ट्राइब्स स्टिल कंटिन्यू टू लिव इन द कोर एरिया इलीगली। ये वाली बात याद रखना कि कोर एरिया के अंदर अगर कल का आपको यूपीएससी स्टेटमेंट दे दे कि हाँ कोई ना कोई रहता है और वो रह सकते हैं, रह सकते नहीं है, रहता है तो वो इलीगली रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनको कोई भी फॉरेस्ट राइट नहीं मिलेंगे। और आपको पता है ना, हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर के अंदर कि जो फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ाई गई है ताकि ऐसे ट्राइब्स की एक्टिविटीज़ को स्ट्रिक्ट मॉनिटर करा जा सके। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कोई टिम्बर है। ठीक है, ग्रेजिंग एंड अदर ह्यूमन डिस्टर्बेंसेज दीज आर नॉट अलाउड इन द कोर एरिया। इसका जो स्टेटस होता है कोर एरिया का वो जनरली एक नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का होता है। और हाईएस्ट प्रोटेक्शन वाला स्टेटस आप इन दोनों में से किसको कहोगे, किसके पास होगा? कोर एरिया, वो किसके पास होगा? नेशनल पार्क के पास जाता होगा, है ना, राइट। तो उसके बाद अब देखो एक कर्नाटका में चमारा राजनगर डिस्ट्रिक्ट जो है एक, वहाँ पर एक सबसे पहले एक ट्राइबल कम्युनिटी ने एक इतिहास बनाया। नाम है उस ट्राइबल कम्युनिटी का सोलेगास। ठीक है, सोलेगास, चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका, याद रखना बस आप। ठीक है,
दे क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन द कोर लिविंग इन द कोर एरिया ऑफ द टाइगर रिजर्व। इनको फॉरेस्ट राइट्स मिले हैं, उनके फॉरेस्ट राइट्स को रिकॉग्नाइज करा गया। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से एक्सेप्शन। लेकिन ऐसा क्यों करा गया बताओ? वो तो हर किसी का हो सकता है। इन्होंने आज तक कभी कोई ऐसी एक्टिविटी करी नहीं, फॉरेस्ट ऑफिसर से देखा कि ऐसी कोई हरकत करी नहीं है। ये हमेशा नेचर के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, ना कि कन्फ्लिक्ट में। ठीक है, टाइगर पॉपुलेशन को इन्होंने प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ली है। ठीक है, और हर्ट नहीं करा है किसी भी टाइगर पॉपुलेशन के इंडिविजुअल को। ठीक है, तो सोलिगास इनहेबिट द पेरीफेरल फॉरेस्ट एरियाज, पेरीफेरल जाते हैं ना, बाउंड्री को कहते हैं। ठीक है, ऑफ द बिलीगिरी रंगा हिल्स, हमने पढ़ा था करंट अफेयर में इसके बारे में। ठीक है, एंड माले महेश्वर एरिया, इनकी जो फॉरेस्ट साइट्स हैं इनको कोर्ट्स ने भी रिकॉग्नाइज करा कर्नाटका में, बिकॉज दे लिव इन हार्मनी विद द नेचर फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और इनका जो तौर तरीका है रहने का, इट वॉज नॉट कॉजिंग एनी हार्म टू द टाइगर पॉपुलेशन। 1974 में बिलीगिरी रंगा हिल्स जो है, इंक्लूडिंग बिलीगिरी रंगनाथा स्वामी टेम्पल, इट वॉज डिक्लेयर्ड एज BRT वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल। गवर्नमेंट ने बड़े सारे सोलेगास को ये बोला कि देखो टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है, तो आप जंगलों से मूव होकर, थोड़ा सा रिलोकेट होकर आप आसपास के जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर सेटल हो जाओ। अब अगर ये कन्फ्लिक्ट में आते अगर सरकार के साथ इस बात के साथ कि नहीं हम तो यहीं रहेंगे, तो चलो कुछ होता भी कि हम मान लेते कि नहीं यार इनके कुछ और इंटरेस्ट होंगे, लेकिन ये मान गए, इन्होंने समझा, क्योंकि देखो खतरा फिर इनको भी है ना, डर डर की ये भी क्यों रहे। अब टाइगर्स ऐसा तो है नहीं कि इनके साथ रोज शाम को खेलने आया करेंगे, है ना। तो 2011 में इस सेंचुरी को डिक्लेयर करा गया टाइगर रिजर्व, एंड द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एंड कलेक्शन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, फिर कुछ होते हैं बफर एरियाज। जो बफर जोन होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जो कि एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट या फिर कोर एरिया के साथ उसके साथ बाउंड्री जो है वो क्रिएट करता है, एंड एक ये एडिशनल सप्लीमेंट्री हैबिटेट देता है फॉर डिस्पोजिंग टाइगर्स, बिसाइड्स ऑफरिंग स्कोप फॉर को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि बफर एरियाज में इंसान रह सकते हैं क्या? टाइगर एरियाज के आसपास जो लगता एरिया है बिल्कुल रह सकते हैं। ठीक है, द लिमिट्स ऑफ सच एरियाज आर डिटरमाइंड बाय द कंसर्न ग्राम सभा और एक एक्सपर्ट कमेटी जो कि इस पर्पज़ के लिए बनाई जाती है स्पेशली। तो बफर एरिया को बनाने के लिए, बफर जोन को बनाने के लिए इसको क्यों बनाया जाता है, इसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो प्रोवाइडिंग हैबिटेट सप्लीमेंट टू स्पिल ओवर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम द कोर एरिया। एक तो मतलब जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो कोर एरिया में रह रही है वो तो चलो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग हैं हर बार उनको देश के अलग अलग कोनों में रिलोकेट नहीं करा जा सकता, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे लोगों को ये बोला जाता है कि ठीक है आप कोर एरिया में जाकर नहीं रह सकते हो, लेकिन बफर जोन में आप अपनी एक हैबिटेट बनाकर आप अपना गुजारा करके आप यहाँ पर अगर चाहो तो आप रह सकते हो। उसके बाद प्रोवाइड साइट स्पेसिफिक को डेवलपमेंटल इनपुट्स, जो आसपास के जो गाँव हैं उनको, ताकि कोर एरिया, मतलब वही वाली बात है, देखो रिलीविंग देयर इम्पैक्ट ऑन द कोर एरिया बेसिकली है कि लोग जो गाँव वगैरह अपना बसेरा बनाकर जो आसपास जो रह रहे हैं तो वो कोर एरिया के साथ इंटरफेरेंस ना दिखाएं, क्योंकि वहाँ पर अगर उनका ये जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो अल्टीमेटली टाइगर पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इससे खतरा जो है वो देखने को मिल सकता है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो पास करा गया भारत की सरकार के द्वारा 2006 में, इट रिकॉग्नाइजेज द राइट्स ऑफ सम फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ जो कि बफर एरियाज में रह रहे हैं। उसके बाद कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ग्रेजिंग बाय ट्राइबल्स इज़ अलाउड, वो अपने गाय भैंस भेड़ बकरियों को चरवाने लेकर जा सकते हैं बफर जोन में, लेकिन ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। सस्टेनेबल बेसिस मतलब क्या, इतना भी मतलब अपनी गाय भैंसों को मत चरवा देना या इतनी ज़्यादा भी कैटल मत रख लेना कि पता चला सारी की सारी वेजिटेशन ही वहाँ से लुप्त हो गई। ठीक है, बंजर ज़मीन बन गई वो, क्योंकि जब वो बंजर ज़मीन बनेगी तो कोर एरिया के अंदर फूड चेन के ऊपर भी फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताओ, है ना। उसके बाद टाइगर टास्क फोर्स, जब से प्रोजेक्ट टाइगर जो आए हैं इतने सालों में, वहाँ पर बेसिकली क्या है, इट हैज़ हाईलाइटेड द नीड फॉर एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके पास लीगल बैकिंग हो
टाइगर कंजर्वेशन को और ज़्यादा वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एक टास्क फोर्स का गठन करा गया था ये देखने के लिए कि जो टाइगर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में वो क्या है। तो जो रिकमेंडेशन थी टास्क फोर्स की वो क्या थी, स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट टाइगर बाय गिविंग इट इट्स स्टैट्यूटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे वर्क करता है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये टाइगर टास्क फोर्स के साथ मिलकर काम करता है एंड इट अल्टीमेटली कम्स अंडर द डोमेन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना आप जब भी आप प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ो तो इनके बारे में याद रखना। अब हम बात भी कर लेते हैं यहाँ पर NTCA के बारे में जिसके बारे में बड़े टाइम से जिक्र हो रहा था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसको दिसंबर 2005 में बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006 जो है ये बोलता है कि एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होनी चाहिए एंड टाइगर एंड अदर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होनी चाहिए ऑफ टाइगर एंड अदर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर को मॉनिटर करती है। जो टाइगर रिजर्व्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो NTCA की गाइडलाइंस के अंतर्गत ही होता है। जो टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे भारत में दे आर एडमिनिस्ट्रेड बाय फील्ड डायरेक्टर्स जैसा कि NTCA ने बोला हुआ है एंड कोई भी जो बाउंड्री है टाइगर रिजर्व की वो छेड़ी नहीं जा सकती एक्सेप्ट ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ NTCA एंड द अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और कोई भी जो राज्य की सरकार है वो एक टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाई नहीं कर सकती कि आज से टाइगर रिजर्व नहीं है एक्सेप्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट विद द अप्रूवल ऑफ NTCA। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में अगर उनको कुछ लगता है नहीं यार ये प्रोजेक्ट आना ज़रूरी है, हम टाइगर को रीलोकेट करना चाहते हैं, हमारा राज्य छोटा है, हम ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, हम इसको बस टाइगर रिजर्व की मान्यता हम इससे छीन रहे हैं, आप इस राज्य की सरकारों को अप्रूवल लेना मस्ट है फ्रॉम NTCA एंड ऑल्सो द अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? दे आर सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अथॉरिटी में क्या होता है इसके मतलब पूरी बॉडी सेटअप है। 8 एक्सपर्ट्स होते हैं हु हैव क्वालिफिकेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड वेलफेयर ट्राइबल्स। 3 सांसद होते हैं। फिर एक इंस्पेक्टर जनरल होता है फॉरेस्ट का हु इज़ इन चार्ज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, ये एक्स ऑफिसियो मेंबर सेक्रेटरी होता है और कुछ अन्य मेंबर्स भी हो सकते हैं स्टाफिंग को बढ़ावा देने के लिए और अच्छे से टाइगर पॉपुलेशन को मॉनिटर करने के लिए एक हेल्पिंग हैंड देने के लिए। तो फंक्शंस क्या हैं NTCA के? ये एक ऐसी अथॉरिटी होती है विच लेट डाउन द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर टाइगर कंजर्वेशन टाइगर रिजर्व्स के अंदर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये एक एनुअल रिपोर्ट भी जो है वो पेश करती है जो कि पार्लियामेंट में रखी जाती है अलॉन्ग विद ऑडिट रिपोर्ट कि सरकार ने इसके ऊपर क्या, जो उन्होंने सुझाव दिया था सरकार ने इसके ऊपर क्या करा। एक स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई जाती है टाइगर स्टेट्स में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रेस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स और ताकि अच्छे से टाइगर्स की कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन हो सके। जो है एक प्रोविज़न भी बनाया गया है राज्य की सरकारों के लिए कि टाइगर कंजर्वेशन प्लान वो बनाए एंड प्रोविज़न विल बी मेड फॉर द स्टेट्स टू एस्टैब्लिश अ टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन विच विल बी बेस्ड ऑन गुड प्रैक्टिसेस विच आर टेकिंग बर्थ फ्रॉम सम गुड टाइगर रिजर्व्स। के मतलब एक टाइगर रिजर्व में क्या प्रैक्टिसेस अपनाई गई, ठीक है, और उसको वो टाइगर रिजर्व अपनाएं जहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है टाइगर्स की, ठीक है। इश्यूज़ क्या है प्रोजेक्ट टाइगर के साथ? जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है जो पास करा गया था भारतीय सरकार के द्वारा 2006 में, इट रिकॉग्नाइजेज द राइट्स ऑफ सम फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ इन द फॉरेस्ट एरिया। इसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई कि अब जैसे इसकी आप बात करो, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया सोलिगास, ठीक है। अब ऐसे तो फिर और भी जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो भी खड़े हो सकते हैं ना कि हमें भी कोर एरियाज़ के अंदर हमारे भी ट्रेडिशनल राइट्स हैं, हम भी कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हमें भी वहाँ पर रहने दो। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बताओ गौरव, श्रेया। बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इट ओवरलुक्स द रोल्स ऑफ एब्यूज़ ऑफ पावर बाय अथॉरिटीज़ इन द टाइगर क्राइसिस, ठीक है। जब टाइगर पॉपुलेशन जैसे जो कम होती है, कुछ भी होती है, तो जो ऑफिशियल्स होते हैं जिनके पास ये ग्राउंड लेवल पर रियल जिम्मेदारी है कि वो टाइगर पॉपुलेशन को, कंजर्वेशन को उनके देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे, जब वो अपना रोल अच्छे से नहीं निभाते तो इसके लिए ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसमें कुछ विंडो नहीं दे रखी है, कुछ प्रोविज़न नहीं दे रखा है ऐसी सिचुएशन के लिए। तो हमारे देश में टाइगर कॉरिडोर्स कौन कौन से हैं? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करा था, कनेक्टिंग टाइगर पॉपुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये देखा कि हमारे देश में 32 मेजर कॉरिडोर्स हैं, ठीक है। तो
हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कॉरिडोर्स कहाँ पर देखने को मिलेंगे हमें। सबसे पहले बात करते हैं उस रीजन की, शिवालिक हिल्स एंड गंजेटिक प्लेन्स। टाइगर कॉरिडोर के नाम क्या क्या है यहाँ पर? राजा जी कॉर्बेट स्टेट उत्तराखंड, कॉर्बेट दुधवा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नेपाल, दुधवा किसानपुर कतेरनिया घाट उत्तर प्रदेश नेपाल। फिर सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के अंदर रणथंभौर कूनो माधव मध्य प्रदेश राजस्थान, बांधवगढ़ अचानकमर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, बांधवगढ़ संजय डोबरी गुरु घासीदास मध्य प्रदेश, गुरु घासीदास पलामू लवालोम छत्तीसगढ़ झारखंड, कान्हा अशनकमर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, कान्हा पेंच मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, पेंच सतपुरा मेलघाट मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। ये समझ रहे हैं ना आप कि कॉरिडोर क्या है, कि मतलब एक जगह के टाइगर पॉपुलेशन वाले एरिया को दूसरी जगह के साथ कनेक्ट करा जा रहा है, और इवन एक क्रॉस कंट्री भी करा जा रहा है व्हेन इट कम्स टू नेपाल एक्सेट्रा। समझ रहे हो ना? ये कनेक्टिंग कॉरिडोर्स की बात हो रही है। जैसे एलिफेंट कॉरिडोर्स होते हैं, वैसे यहाँ पर टाइगर कॉरिडोर की बात हो रही है। ओके, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात मत रखना। उसके बाद कान्हा नवेगांव नाजीरा टडोबा इंद्रावती, ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। इंद्रावती उदंती सीता नदी सुनाबेदा छत्तीसगढ़ ओडिशा, सिमलीपाल सतकोसिया ओडिशा, नागार्जुन सागर श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। अब एक बात याद रखना यहाँ पर, अभी तक पहले इसको पढ़ा देता हूँ फिर बताता हूँ। चलो अब हम चलते हैं वेस्टर्न घाट के रीजन में। ये सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स हो गया, इसको एक लैंडस्केप माना जाता है। यहाँ पर जब हम लोग ये मैक्रो लैंडस्केप की बात करते हैं तो शिवालिक हिल्स गंजेटिक प्लेन एक, सेंट्रल इंडिया और सी के साथ ईस्टर्न घाट्स को ले लिया जाता है। वेस्टर्न घाट की कैटेगरी अलग है। सह्याद्री राधानगरी गोवा महाराष्ट्र गोवा, दंदेली अंशी शावती वैली कर्नाटका, कुद्रेमुख भद्रा कर्नाटका, नगरहोल पुष्पागिरी तालकबेरी कर्नाटका, नगरहोल बंदीपुर मुदुमलाई वायनाड कर्नाटका केरला तमिलनाडु, नगरहोल मुदुमलाई वायनाड कर्नाटका केरला तमिलनाडु, परम्बिकुलन इरानीकुलम इंदिरा गांधी केरला तमिलनाडु, कलाकड़ मुंदनथुराई पेरियार केरला तमिलनाडु। अभी पेरियार रिवर से आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। किसको बोला जाता था वैसे पेरियार, कौन से लीडर को? ईवीएस रामास्वामी नेकर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट काजीरंगा ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम अरुणाचल प्रदेश, काजीरंगा करबी अंगलोंग असम, काजीरंगा नामेरी असम, काजीरंगा ओरांग असम, काजीरंगा पापम पाने और असम, मानस बक्सा असम वेस्ट बंगाल भूटान, पक्के नामेरी सोनई रूपई मानस अरुणाचल प्रदेश असम, दिब्रू साइकोवा दिरिंग मेहोंग असम अरुणाचल प्रदेश, कामलंग काने ताले वैली अरुणाचल प्रदेश और बक्सा जल्दापारा वेस्ट बंगाल। अब एक कॉरिडोर के नाम मैं जानता हूँ कि आपके लिए थोड़े चैलेंजिंग होंगे, आपने क्योंकि पहली बार इसको सुना है, आपने कभी इससे पहले इसको लर्न नहीं करा होगा या देखा नहीं होगा। नाम इसमें बीच बीच में आपको आपके नोन वाले देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन बात ये है कि आपको सारे के सारे टाइगर रिजर्व्स भी आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे 52 के 52, और कल को अगर कोई नया टाइगर रिजर्व डिक्लेयर होता है तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि वो जिस स्टेट में डिक्लेयर हुआ है तो वहाँ पर ऑलरेडी कोई कॉरिडोर एग्जिस्ट करता है क्या उसके आसपास के राज्यों में, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से खुद भी एग्ज़ाम के टाइम पर ये कॉरिडोर बना पाओगे। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, वेस्टर्न घाट नहीं, सेंट्रल इंडिया के अंदर मान लो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में अगर कोई एक मतलब जो कॉरिडोर है वो आता है, या फिर एमपी की बाउंड्रीज पर आता है, बीचों बीच की हम लोग बात क्यों करें, एमपी की बाउंड्री के ऊपर आता है, जिसमें मान लो कि भिंड में एक आ रहा है, भिंड मतलब क्योंकि एक नॉर्दर्न मोस्ट एमपी की बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट की तरह ही सर्व करता है, भिंड में आ रहा है, और भिंड कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कोई एक मान लो कि कोई टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करा जा रहा है, तो अब आप जो कॉरिडोर के जो ऑप्शन दे रखे होंगे यूपीएससी में, आप इतने इसको जब इतना पढ़ लोगे तो आप ऐसा तो है नहीं कि फिर उसके बाद आप केरला या तमिलनाडु वाले ऑप्शन मार्क करोगे कि इसका कॉरिडोर यहाँ मिलता होगा, इससे जो कनेक्ट होता होगा।
ये एमपी के राज्यों के आसपास ही तो कनेक्ट होता होगा ना, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा यहाँ पर राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और एक केस में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की बात करी गई थी और उड़ीसा। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो ऑप्शन यूपीएससी ऐसे ही देगा, एक तो डाल देगा एमपी के बगल वाला राज्य, बाकी बहुत दूर दराज का कोई नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्दर्न इंडिया का, ईस्टर्न इंडिया का या सर्दर्न इंडिया का डाल देगा। ऐसे आपकी हेल्प हो जाएगी। हाँ, मैं आपको एक चीज़ ये बता रहा था, सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स के अंदर आप ये याद रखना कि अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा कॉरिडोर है जिसमें सबसे ज़्यादा राज्य कनेक्ट होते हैं और उसका रीजन क्या है, रीजन तो देखो ये है सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, ये तो हो गया रीजन। कॉरिडोर का नाम क्या है, कान्हा, नवेगांव, नागजीरा, तदोबा, इंद्रावती, 4 राज्यों को कनेक्ट करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, सबसे बड़ा कॉरिडोर। एक सेकेंड, समझ गए? बाकी और किसी में दिख रहे हैं आपको 4 राज्य एक साथ? नहीं। ओके, नहीं, वो तो ठीक है, ये कॉरिडोर की बात चल रही है कि ये लंबी चेन मतलब कितने राज्यों से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है, मतलब इसकी लेंथ वाइज नहीं कर रहा मैं बात कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजर रहा है, मतलब ये उस टर्म्स में बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इसमें ऐसा कुछ भी देखो हल्का फुल्का देखो कुछ नया मिला होगा, लेकिन श्रेय इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। जो अप्रैल वाला आर्टिकल डिस्कस करा था हमने, वो सारा वो कॉम्प्रिहेंसिव वही था, और इसी की ये जिस्ट एक तरीके से, चाहे आप उसको जिस्ट मान लो चाहे इसको मान लो, लेकिन दोनों आर्टिकल डिटेल में ही थे। सब कुछ देखो, पग मार्क वगैरह सब कुछ उसने बात करी थी उसके अंदर, है ना, वो काफ़ी डिटेल था। हमने मतलब 1-1.5 घंटा लगा के जो भी उसको डिस्कस करा था, इट वॉज टोटली वर्थ इट। तो बात करते हैं टाइगर सेंसस की। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज टाइगर सेंसस। ये एक 4 ईयरली रिपोर्ट होती है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कैरी आउट करता है, जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। 2014 का जो सेंसस था, इट हैज़ रिजल्टेड इन द फर्स्ट एवर एस्टिमेट्स ऑफ इंडियाज लेपर्ड पॉपुलेशन ऑल्सो। ये भी हमने देखा था वहाँ पर करंट अफेयर में, जिससे निकल कर आए थे लगभग 11,000 लेपर्ड। एस्टिमेशन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, सबसे कॉमन टेक्निक जो यूज़ करी जाती है टाइगर सेंसस को देखने के लिए, टाइगर पॉपुलेशन को कैरी आउट करने के लिए टाइगर सेंसस में, इट इज़ पग मार्क सेंसस टेक्निक। क्या होता है, हम लोग किसको देखते हैं, फुटप्रिंट्स को देखते हैं। ठीक है, इस मेथड के अंदर क्या होता है, दो द इम्प्रिंट्स ऑफ द पग मार्क ऑफ द टाइगर वॉज रिकॉर्डेड एंड यूज एज द बेसिस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर सेक्स ऑल्सो। अच्छा, फीमेल्स अगर प्रेग्नेंट है तो पग मार्क कैसे होंगे, क्यों? भारी वजन है ना, पैर भारी चल रहा है अभी उनके। नाउ इट इज़ लार्जली यूज एज वन ऑफ द इंडाइसेस ऑफ द टाइगर अकरेंस एंड रिलेटिव अबंडेंस। लेकिन इससे भी ये देखा गया था कि देखो कभी कभार कन्फ्यूजन भी तो हो सकती है, डबल काउंटिंग भी तो हो सकती है। तो रिसेंट मेथड्स यूज टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ टाइगर्स आर कैमरा ट्रैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कैमरा ट्रैपिंग के अंदर क्या होता है, फोटोज ऑफ द टाइगर इज टेकन एंड इंडिविजुअल्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्राइप्स ऑफ द बॉडी। और आपको पता है ना, टाइगर्स की ये जो स्ट्राइप्स होती हैं एक प्रकार से ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही काम करती हैं, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद हो करंट अफेयर में, कि जैसे हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होती हैं वो किसी की मैच नहीं करती ना पृथ्वी पे, तो लोगों की कभी सेम नहीं होती हैं, ऐसी किसी भी टाइगर की सारी स्ट्राइप्स भी कभी सेम नहीं होती, उनका भी एक यूनिक पैटर्न होता है ना, पता नहीं वाली चीज़। तो इन द लेटेस्ट टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, टाइगर्स कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर स्कैर्स फीसेस। ठीक है, वेस्ट उनके बेस से। 2018 के अंदर जो सेंसस जो कंडक्ट हुआ था, वहाँ पर कौन सा मेथड अपनाया गया था, इट वॉज बेस्ड ऑन डबल सैम्पलिंग बेस्ड ऑन ग्राउंड बेस्ड सर्वे एंड एक्चुअल इमेजेस कैप्चर्ड ऑन कैमरा ट्रैप्स। डबल सैम्पलिंग मेथड है, इसको 2006 में इंट्रोड्यूस करा गया था, एज पगमार्क सर्वेस जो हैं वो इनएक्यूरेट देखे जा रहे थे, कि मतलब डबल काउंटिंग हो जा रही है और समझ में नहीं आ रहे हैं। तो 2018 के सेंसस में 83% ऑफ द बिग कैट्स, ऑब्वियसली बात है जिनको टाइगर बोला जा रहा है, इनका जो सेंसस कंडक्ट करा गया था, दे वर इंडिविजुअली फोटोग्राफ्ड यूजिंग कैमरा ट्रैप्स। इन फेज़ 1 एंड फेज़ 2 जब ये सेंसस कंडक्ट हो रहा था, तो ग्राउंड बेस्ड सर्वेज जो है दे वर कैरिड आउट बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, ताकि ऐसे साइन एंड जो है सिंबल जो है वो करेक्ट करे जाए ऑफ टाइगर प्रेजेंस लाइक स्कैट एंड पग मार्क, मतलब उनके नखून या फिर कहीं से वो गुजरे हैं, उन्होंने कहीं पर फेसेस जनरेट करा है,
तो उधर उनको देखा जाए, उनका ट्रैक, उनका पाथ फॉलो करा जाए। स्पेशली ये वाली चीज़, जब बारिश अगर एक दो दिन अगर बारिश हो गई है और मिट्टी गीली है तो ये काम ज़्यादा आसान हो जाता है। फेज़ 3 के अंदर इन्होंने क्या करा, इन्फॉर्मेशन वॉज प्लॉटेड ऑन द फॉरेस्ट मैप प्रिपेयर्ड विद रिमोट सेंसिंग एंड GIS टेक्नोलॉजीज। तो इसको बोला गया एम स्ट्राइप्स, और इसने UPSC ने इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा था। तो कई लोगों ने बोला कि ये किसके एम स्ट्राइप्स किसके लिए कंडक्ट करा गया था। तो कई सारे जो टॉपर्स थे उन्होंने बोला कि हमने तो ये स्ट्राइप वर्ड देख लिया था और स्ट्राइप टाइगर के ही होता है, टाइगर वॉज द बेस्ट सूटेबल ऑप्शन, इसलिए हमने कर दिया। लेकिन अब ये टेक्निक वर्क नहीं करती है, आपको पता हो तो हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपकी तुक्काबाजी गलत हो सकती है, इसलिए बेटर ये है कि पढ़कर जाओ और फिर ये मत सोचो कि स्ट्राइप वर्ड यहाँ से एसोसिएटेड है या जो भी है। लास्ट फेज के अंदर डेटा वर एक्स्ट्रापोलेटेड टू एरियाज जहाँ पर कैमराज कुड नॉट बी डिप्लॉयड। अब एक्स्ट्रापोलेटेड टू एरियाज का मतलब बेसिकली क्या है, जहाँ कैमरा यूज़ ही नहीं हो सकते, वहाँ की टोपोग्राफी या टेरेन ऐसा है ही नहीं, तो अपने हिसाब से थोड़ा सा डेटा को मोल्ड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ डेटा के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन स्पेशली टाइगर रिजर्व के अंदर भी देखो कुछ एरिया तो ऐसा हो सकता है ना, जैसे मतलब मान लो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। अब यार नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मॉस सिंड्रम जगह को देखो या किसी भी एक दो जगह को देखो जहाँ पर बारिश पूरे साल सदाबहार होती रहती है, वहाँ इतना आसान नहीं होता ना कि हम लोग वहाँ पे टोपोग्राफी को देकर और उसको एक सेंसस अच्छे से कैरी आउट कर सकें, तो इसलिए ये करा गया। अब एम स्ट्राइप्स क्या है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी इन टाइगर कंजर्वेशन, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसको लॉन्च करा गया था अक्रॉस इंडियन टाइगर रिजर्व्स NTSA के द्वारा और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा 2010 में। एम स्ट्राइप एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है विच इज डिजाइन टू असिस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। इससे दो कंपोनेंट्स होते हैं, फील्ड बेस्ड प्रोटोकॉल फॉर पेट्रोलिंग, लॉ एनफोर्समेंट, रिकॉर्डिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम्स एंड इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, अ कस्टमाइज GIS सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। एम स्ट्राइप्स के थ्रू जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड द ट्रैक्स यूजिंग GPS in addition to recording observations in inside specific data sheets। मतलब वही डेटा कलेक्ट करना टाइगर्स का, सारी चीज़ें वही हैं जो कि हेल्प करेंगी आगे चलकर जब भी इनका सेंसस कंडक्ट होता है। 2018 के सेंसस में जो भी ग्राउंड स्टाफ जो इन्वॉल्व था, तो उसने एम स्ट्राइप ऐप को यूज़ करा था। द ऐप रिकॉर्डेड द स्टाफ्स पाथ एंड, ताकि डबल काउंटिंग ना हो जाए, जिस रास्ते से वो गुजर चुके हैं, ठीक है, वो एक रेड जोन के अंदर आ जाती है इस ऐप के अंदर, और बाकी ग्रीन जोन वाले जो हैं वो अभी भी बचे हुए रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व के अंदर, ताकि ऑफिसर्स को भी पता लग सके कि कौन कौन से एरिया को ऑलरेडी मॉनिटर कर चुके हैं। एंड इट हेल्प्स अपलोड जियोटैग पिक्चर्स इनटू द सेंट्रल GIS डेटाबेस। एडवांटेजेस के क्या है, GPS बेस्ड पेट्रोलिंग जो है, इट हेल्प्स इन मैपिंग पेट्रोल रूट्स। मतलब अब पेट्रोल रूट समझते हो ना, कि मतलब जहाँ पर मॉनिटरिंग अच्छे से करी जा सके या फॉरेस्ट करी जा सकती है, फॉरेस्ट गार्ड्स को अच्छे से एम्प्लॉय करा जा सकता है, डिप्लॉय करा जा सकता है, और उनका डेटाबेस जो है अच्छे से बनाया जा सके। जो पेट्रोल मैप्स हैं, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट एनालाइज ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स टू इम्प्रूव फ्यूचर प्रोटेक्शन एफर्ट्स। एम स्ट्राइप जो है, जो भी पेट्रोलिंग एफर्ट्स के अंदर, रियल टाइम के अंदर जो पेट्रोलिंग एफर्ट्स होते हैं, जहाँ पर निगरानी रखनी है जो भी है, उसके अंदर जो लेक्यूनास होते हैं, जो शॉर्ट कमिंग होती है, जो शॉर्टफॉल होते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करता है। एंड इट एक्ट्स एज अ प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस एंड पेट्रोलिंग ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड्स इन पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके पाथ जो है वो ट्रेस हो जाएंगे। फिर 2018 की टाइगर सेंसस रिपोर्ट है, इसको आपको करना नहीं है, इट वॉज बेस्ड ऑन डबल सैम्पलिंग, ठीक है, ये याद रख सकते हो। फर्स्ट सेंसस 2006 में कंडक्ट हुआ था, सेकेंड इन 2010 एंड थर्ड इन 2014, और ये फोर्थ 2018, ठीक है। एंड ये इसके लिए जो लेटेस्ट जो आपका अप्रैल करंट अफेयर की मैगजीन थी, मैंने आपको बताया था, लेटेस्ट डेटा तो वहीं से याद करना कि अभी प्रेजेंटली कितनी चल रही है, वो ठीक है। और इंडिया के अंदर 5 टाइगर लैंडस्केप एरियाज आर शिवालिक हिल्स एंड गंजेटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप एंड ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स एंड द सुंदरबंस। शिवालिक गंजेटिक प्लेन की अगर आप बात करो तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किसने दिखाई है इन टर्म्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन? लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ, और सबसे ज़्यादा उत्तराखंड। सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप और ईस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसने दिखाई? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। वेस्टर्न घाट्स के अंदर सबसे ज़्यादा किसने? कर्नाटका। नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसने? असम। ठीक है।
कहाँ पर? नहीं, टोटल नंबर्स को हम लोग देख रहे हैं एंड में ये, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि लेटेस्ट जो डेटा है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, जब हम PMFIS से करेंगे वो डिपेंड करता है हमारी एडिशन कौन सी है। याद सुनना वो वाला डिस्कशन लेक्चर जो अप्रैल के अंदर मैंने लिया था करंट अफेयर का। तो उसके अंदर मैंने बोला था कि अगर और आपके एग्जाम से पहले जो भी सेंसस आता है उसमें आप बस वैल्यू एडिशन करते चलना। तो आपने नोट्स तो बनाए रखे होंगे 6 अप्रैल वाले, वो जो है उसके, उसको यहाँ पर अटैच कर देना, आज आपका आर्टिकल कवर हो जाएगा और एक बार देख भी लेना उस आर्टिकल को। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन 2018 के सेंसस जो ली गई, मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन, कर्नाटका सेकंड हाईएस्ट, उत्तराखंड थर्ड हाईएस्ट। अब आपको देखने वाली बात यह है कि जो उस आर्टिकल के अंदर मैंने आपको पढ़वाया था, तो ये इनका स्टेटस बरकरार है या ऊपर नीचे हो गए हैं अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। क्या कह रहे हो? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि यही तो देखने वाली बात है, बस ऐसे ही आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम एज द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन फेल इन छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम एंड देयर इज नो चेंज द टाइगर पॉपुलेशन इन ओडिशा, ठीक है। लेकिन अब ये देखो आपके काम का नहीं है, आप 2024 में पेपर देने वाले हो, वो लेटेस्ट पूछेगा, दे रखा है यहाँ पर, बस इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सको सेल्फ रीडिंग से, तो क्योंकि डिटेल में ही करोगे। अब देखो लास्ट 2 चैप्टर्स में मैं थोड़ा सा स्पीड अप क्यों कर रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि ये एक्ट्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जहाँ एनालिसिस होती है, मैं रुक कर आपको एक एक पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी डिटेल में समझाता हूँ। अब ये ऐसी चीज़ है कि आपको यार बैठने से ही लर्न होगी। अब मैं यहाँ पर आपको बस आंकड़े दिखा सकता हूँ, कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन ये लास्ट के 2-3 चैप्टर्स जो आने वाले, अब जो PMFIS के 3 से 4 चैप्टर और हैं, उसके अंदर लर्निंग कॉम्पोनेंट है, क्योंकि वो एक्ट, जानवर, कंजर्वेशन स्टेटस कहाँ मिलता है, IUCN की रेड लिस्ट में क्या है, तो एनालिसिस का स्कोप कम है। अब जैसे डिस्टेम्पर वायरस है, अब ये एक एनालिसिस का एक मतलब वो था, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक है, यहाँ पर आपको बस ये है कि लर्निंग कंपोनेंट ऑफ प्लीज आता है। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018, जो इंडिया इट इज़ होम टू 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। भारत के अंदर ये 2018 की रिपोर्ट है, भारत के अंदर उस टाइम पर ये बोलता है कि 2967 टाइगर्स हैं, 33% इजाफा हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सेंसस, ठीक है। और वेस्टर्न घाट के अंदर सबसे ज़्यादा जो है टाइगर पॉपुलेशन बढ़ी है। और अगर हम रीजन की बात करें तो सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप और ईस्टर्न घाट्स के अंदर भी टाइगर पॉपुलेशन बढ़ी है। और 18 के सेंसस में सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप और ईस्टर्न घाट्स में बढ़ी है, 14 के सेंसस में वेस्टर्न घाट्स में बढ़ी थी, 22 के सेंसस में 22 के सेंसस में आप मुझे बताना, ठीक है। तो दिस इज़ बाय फार द बिगेस्ट इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स एंड परसेंटेज सिंस द कैप्चर मार्क रीकैप्चर मेथड बिगेन इन 2006। डबल काउंटिंग जिसको बोला, डबल कैप्चरिंग या डबल एक एफर्ट मार्कर और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन निकाल कर वो जो करा जाता है, सेंसस को कैरी आउट करा जाता है, सर्वे को कैरी आउट करा जाता है, पॉपुलेशन को काउंट करा जाता है। मुझे अब ये बताओ कि पगमार्क टेक्निक रिलायबल टेक्निक है क्या? उसको देखा जाता है क्या? थोड़ा सा देखा जाता है, उस स्पेशली उन एरियाज में मैंने अभी आपको बताया जहाँ कैमरा यूज़ नहीं हो सकते, वहाँ थोड़ा सा क्योंकि अंदाज़ा ऐसा भी नहीं मारा जा सकता ना कि हमें ये लगता है इतने टाइगर होते होंगे, एक बार के लिए पगमार्क को देख लिया जाता है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो ग्राउंड फिगर में एक अंदाज़ा मार के 1-2 नंबर ऊपर नीचे करके बता दिया जाता है, ठीक है। और एक जो नंबर था इट वॉज 1411, इट रोज बाय 295, ठीक है, फिर 520 और बढ़ते बढ़ते ये 2226 हो गया। विद दिस इंडिया हैज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड इट्स रिजॉल्व ऑफ डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन, जो कि उसने सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 में करी थी। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन नाम से क्या पता लग रहा है कि कहाँ डिक्लेरेशन साइन हुई होगी? रशिया, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन जो 13 टाइगर होम रेंज कंट्रीज़ हैं उन्होंने एग्री करा था कि दे आर लॉन्चिंग अ ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम दैट एम टू डबल द टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022। बिगेस्ट इंक्रीज जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर देखा गया। महाराष्ट्र के अंदर द नंबर हैज़ गॉन अप फ्रॉम 190 to 312। उत्तराखंड को 100 टाइगर मिले। पेंच टाइगर रिजर्व तो मध्य प्रदेश के अंदर है, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स वहाँ देखे गए। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर मैक्सिमम इंप्रूवमेंट इसने दिखाई। बक्सा और डंपा एंड पलामू टाइगर रिजर्व्स के अंदर नो ट्रेस ऑफ विच आर टाइगर रिजर्व, नो ट्रेस ऑफ एनिमल वॉज फाउंड एंड द रिपोर्ट डज नॉट कंटेन नंबर ऑफ अदर प्रेडेटर्स लाइक लेपर्ड्स। उसके बाद फॉरेस्ट विद पोटेंशियल ऑफ इंक्रीजिंग टाइगर पॉपुलेशन, संजय एंड गुरु घासीदास फॉरेस्ट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये रिपोर्ट बोलती, ये मतलब सेंसस बोल रहा है 2018 का, ठीक है। कावल एंड श्री रायलम फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना,
सिमलीपाल एंड सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा, मानस रिजर्व असम, बक्सा रिजर्व वेस्ट बंगाल, पलामाऊ रिजर्व झारखंड एंड अशनकमर एंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़। यहाँ से आपको देखो प्रिम्स के कुछ फैक्ट भी मिल गए। उसके बाद मेजर्स दैट लेड टू द इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, आउटस्टेशन पेट्रोल कैंप्स ये डेवलप करे गए विद इन द टाइगर रिजर्व, जिसकी वजह से जो पोचिंग है वो डिक्लाइन हुई है काफ़ी सालों में। बड़े सारे स्टेट्स ने स्पेशल टाइगर फोर्सेस को डिप्लॉय करा है। लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग जो है इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करा गया है। एंड रीलोकेशन ऑफ विलेजेस, यहाँ पर विलेजर्स होना चाहिए, अवे फॉर टाइगर रिजर्व। 10 लाख वॉज प्रोवाइडेड पर फैमिली जो कि क्रिटिकल हैबिटेट से बाहर निकले। तो देखो श्रेया, यहाँ से हमें ना इसमें एक वो भी मिल जाता है कि अभी तक जो हम रीलोकेशन की बात कर रहे हैं, हमें एक वजनदार एक आंसर लिखने के लिए एक चीज़ भी मिल जाती है कि रीलोकेशन करते वक्त एक फाइनेंशियल, एक मॉनेटरी कंपनसेशन भी देना चाहिए फैमिली को, है ना, ताकि नई जगह जाकर वो बसने के लिए उनको मतलब चीज़ें रहन सहन वगैरह, क्योंकि इतना आसान नहीं होता ना। अगर मैं आपको बोलूँ आज अपना घर उठाकर आप इसमें ओडिशा से जाकर नॉर्थ ईस्ट शिफ्ट हो जाओ या वहाँ से आकर आप मध्य प्रदेश आ जाओ, है ना, कुछ तो सेटअप वगैरह करने के लिए पैसा लगेगा ना। ये थोड़ी ना कि सिर्फ आपको बोल दिया कि यहाँ से वहाँ मूव कर जाओ, बना बनाया आपके घर है, बहुत सारी चीज़ों का आपको सेटअप देखना पड़ेगा। तो फ्रॉम 28 इन 2006 द नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स वेंट अप टू 52 इन 2021। और एग्जाम से पहले हम देख लेंगे अगर कोई लेटेस्ट आता है तो उसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लेना, वो हमारा करंट अफेयर की कंपाइलेशन प्लस मंथली मैगजीन के अंदर सब कुछ गिवन होता है और उसको हम देख के ही जाएंगे एग्जाम में बैठने से पहले, ऑब्वियस सी बात है। तो कंसर्न्स क्या है? द फास्ट रिड्यूसिंग फॉरेस्ट कवर स्टिल प्रेजेंट्स अ थ्रेट टू द वाइल्ड कैट एंड अंडर द करंट ग्रीन कवर हैबिटेट्स रीच टाइगर सेचुरेशन पॉइंट। और आपको पता है ना इसकी वजह से डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया में बढ़नी नहीं देनी है, ये खतरे की घंटी होती है। कोई भी वायरस फैला, कोई भी डिसीज़ फैला, कुछ भी अगर हो गया तो सारे के सारे एक साथ मरेंगे फिर, ठीक है, और वो एक साथ ले डूबेगा। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।